हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, यानी कि रोजगार है वो इंडिया के अंदर किस प्रकार से उनका ट्रेंड है, ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है। जैसे हम पिछले काफ़ी समय से, मतलब बहुत लंबे समय से जिस प्रकार से डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, क्या एम्प्लॉयमेंट में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही डोमिनेट करता है या फिर कुछ और ग्रोथ दर्शाती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर सैलरी अच्छी है, और एम्प्लॉयमेंट की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें सैलरी अब किस प्रकार की बची है। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर अब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बची है। देखिए, इसके साथ में हम कंपैरिजन सैलरी का भी करेंगे, परंतु सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो हमारा कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज भी है। और यदि आप डाटा पे ध्यान डाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा सेक्टर एग्रीकल्चर ही आज के दिन बचा हुआ है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मोर देन 40% है। यानी कि 42% पॉपुलेशन अब भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट करती है। दूसरा सेक्टर इसके अंदर आता है इंडस्ट्री का, या फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह लें। इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट बचा हुआ है वो 26% एम्प्लॉयमेंट अभी इंडिया का कवर करता है, इंडस्ट्री या फिर कहें मैन्युफैक्चर। और तीसरी बात करें, सेक्टर है सर्विस सेक्टर, जो कि 32% से कुछ ज़्यादा इसके अंदर आता है अप्रोक्सीमेटली। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है वो मोर देन 32% आता है। तो काफ़ी अच्छा योगदान है सर्विस सेक्टर का भी। और यदि सबसे कम कंट्रीब्यूशन आप मानेंगे तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग का या फिर इंडस्ट्री का दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, फिर सर्विस सेक्टर और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग का। परंतु यदि 20वीं शताब्दी की बात कर ले आप तो उस समय पे ना डेटा कुछ और दर्शाते थे। मतलब उस देश को सबसे बढ़िया मानते थे जिस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन युग था उस दौरान। परंतु आज के दिन यदि हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि उस देश को भी डेवलप मानते हैं जहाँ पे डोमिनेट करता है सर्विस सेक्टर। परंतु इंडिया के अंदर अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डोमिनेट करता है एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्क फोर्स बताएं तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है और सीधा से ये दर्शाता है कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। परंतु दोस्तों, एक और ट्विस्ट यहाँ पे है, और वो ट्विस्ट क्या है कि मैं जो आपको डाटा बता रहा था ये 2020 का डाटा आपको बता रहा था, और ये अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मैंने आपको बताया। एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ आती है 2025 के अंदर, उसके अंदर क्या बताते हैं कि अब जो 42% एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट था 2020 के अंदर, वो बढ़ के 2025 में 46% हो गया है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में घटने की बजाय बढ़ रहा है। और ऐसा ये क्यों हो रहा है कि 42% से 46% एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। और इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परंतु अभी जो मेन मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो 42% से 46% अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है 2020 से 2025 तक। परंतु इसके साथ में हमें जो डेटा डिस्कस करना चाहिए वो ये भी करना चाहिए कि जो सैलरी कंपोनेंट है वो सेक्टर वाइज क्या है और एग्रीकल्चर वाइज क्या है। इस डेटा के अनुसार देखते हैं कि सैलरी क्या है। सैलरी की यदि बात करेंगे तो एग्रीकल्चर जो लेबर है ना, जिसको डेली वेजेस कहते हैं, वो एक साल के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत कम कमा पाते हैं। 50,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक ही कमा पाते हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर लेबर फोर्स लगी हुई है। और जो हम वर्क एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्क फोर्स मानते हैं या फिर रोजगार मानते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में लगी हुई है, वो लेबर के तौर पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। यानी कि ओनर के तौर पे कम है, लेबर के तौर पे बहुत ज़्यादा वर्क पॉपुलेशन इसके अंदर आती है। और उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक एनुअली, यानी कि एक साल में लोग कमाते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि छोटे जो फार्मर है, स्मॉल फार्मर। छोटे फार्मर किसको बोलते हैं? जो 5 एकड़ तक के जमींदार हैं या फिर एग्रीकल्चर लैंड के ओनर हैं। उन स्मॉल फार्मर की जो इनकम है वो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आती है।
यानी कि 1 साल में 2.5 लाख रुपए तक ही वो कमा पाते हैं। और ज़्यादातर यानी कि 5 एकड़ से छोटे जो किसान हैं वो ज़्यादातर गरीब ही हैं और उनकी जो इनकम है वो 1,80,000 की बाउंड्री नहीं पार कर पाती है। उसके बाद में आते हैं और वो है लार्ज फार्मर, जो बड़े फार्मर हैं, जो 5 एकड़ के बियॉन्ड हैं, तो उनकी इनकम जाती है 4 लाख से लेके 10 लाख तक। तो किसान यहाँ तक सीमित हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर जो रिसर्च करने वाली जॉब हैं या फिर प्रोसेसिंग करने वाली जो जॉब हैं, जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की बात करेंगे तो उनकी सैलरी या फिर उनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक आती है। फिर बात करेंगे जो मैनेजर वगैरह के हैं 8 लाख से 15 लाख तक आती है। फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट हैं उनकी 4 लाख से लेके 9 लाख तक आ जाती है। एग्रीकल्चर इंजीनियर की 10 लाख तक आती है और डेयरी और पोल्ट्री फार्म वाले 3.5 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक कमा पाते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिनारियो। परंतु अब देखते हैं कि सेक्टर वाइज इनकम क्या है। सेक्टर वाइज इनकम का मतलब है कि सर्विस सेक्टर की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें या फिर प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, इनमें सेक्टर वाइज यदि अंतर देखेंगे तो वो क्या वेरिएशन, आइए उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है या फिर रोजगार जिनको मिलता है, जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, उनके एनुअल इनकम की बात कर लें तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आती है। और बात कर ले सेकेंडरी सेक्टर के अंदर उनकी जो सैलरी है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर काम करते हैं, और टेबल में आप देखिएगा जैसे फैक्ट्री वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, इन सबकी सैलरी मिला दी जाए, मतलब इनको ऑन एन एवरेज, सबकी मिला के नहीं, ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 4.5 लाख रुपए तक आती है। परंतु सिविल इंजीनियर वगैरह की बात कर लें तो 10 लाख रुपए तक इनकी इनकम ऑन एन एवरेज बेस पे आती है। तो यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इनकम है उससे तो इनकी 3 या 4 गुना सैलरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आती है। फिर बात करते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर के यानी कि टर्सरी जो सेक्टर होता है, जहाँ पे ज़्यादातर सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे यदि आप सैलरी की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए सैलरी होती है और 25 लाख रुपए तक जाती है। तो आप ये समझिए कि सर्विस सेक्टर के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है और लोग सर्विस सेक्टर की तरफ क्यों भाग रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिला है, पर्टिकुलरली सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, उनकी सैलरी कम है, परंतु सर्विस सेक्टर के अंदर सैलरी ज़्यादा है। और ये ज़्यादा इस प्रकार है, जैसे टीचर और प्रोफेसर की बात कर लेंगे तो 4.5 लाख साल लेके 10 लाख 12 लाख रुपए तक सैलरी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड किस प्रकार है, अब ग्रोथ किस सेक्टर में ज़्यादा है। और 2024-25 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आपको दिखाई देगा उसकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड समझना जरूरी है। और ये ट्रेंड समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमें कैसे उनको मोटिवेट करना है कि किस सेक्टर में आप जाएं तो ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, कौन से कोर्सेज बच्चों को करवाएं या किस यूनिट की तरफ उनको मोटिवेट करें, तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए इसको ट्रेंड को देखते हैं कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ है, किस में ज़्यादा पैसा है और किस प्रकार से हम अपने बच्चों को पुश कर सकते हैं उस सेक्टर की तरफ। जब आप ट्रेंड की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये 2025 का सेक्टर वाइज ग्रोथ परसेंटेज का डेटा हमारे सामने है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की बात आप करेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है 22%। यानी कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल की आप बात करेंगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है 22%, और किसी भी सेक्टर में इतनी नहीं है। तो बच्चे आईटी सेक्टर की तरफ ऑटोमेटिकली क्यों जा रहे हैं, या फिर पेरेंट्स क्यों बच्चों को ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि वो आईटी सेक्टर की तरफ जाएं, उसका कारण है कि ग्रोथ सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है, आईटी सेक्टर के अंदर ग्रोथ है। और प्रोजेक्टेड सैलरी भी यहाँ पे मेंशन की है टेबल में, ये 9.6 लाख से लेके 13.6 लाख एंट्री लेवल की है। इनकी सैलरी भी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी यहीं पे है। हालांकि फाइनेंस सेक्टर की बात करेंगे और थोड़ा बहुत मिलता जुलता यहाँ पे है। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि 2025 के अंदर किस प्रकार से एनुअल सैलरी का ट्रेंड है, उसे भी आप देख लीजिए। और निसंदेह टेबल में आप देखिएगा
ये आंकड़ा भी आपको उसी प्रकार से दिखाई देगा जिस प्रकार से जॉब का ट्रेंड है। यानी कि आईटी सेक्टर की बात करें तो 12 लाख से 18 लाख एवरेज एनुअल सैलरी है और ये सैलरी आपकी अच्छी खासी है। हालांकि सबसे ज़्यादा लीडिंग इसको नहीं कह सकते, क्योंकि लीडिंग की आप बात करेंगे तो सैलरी आपको मैनेजमेंट और कंसल्टेंट के अंदर आपको अच्छी खासी दिखाई देगी और वो है 15 लाख से 25 लाख रुपए तक। हालांकि ऑयल एंड गैस के अंदर भी 14 लाख से 22 लाख रुपए सैलरी आपकी है। तो दोस्तों ये देख के आपको ना एक अंदाजा सा हो जाएगा कि जॉब क्रिएशन यानी कि जॉब जो ट्रेंड है वो किस प्रकार से है, कितनी फास्ट और कैसे अब जॉब ट्रेंड है और किस सेक्टर के अंदर हमें बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट और पुश करना चाहिए ये वाला। और इसके साथ में हमें पता चलता है कि किस सेक्टर के अंदर पैसा ज़्यादा है, यानी कि यदि हमें ज़्यादा पैसा कमाना तो किस सेक्टर की तरफ हमें मोटिवेट होना चाहिए और किस सेक्टर की तरफ हमें अपना रुझान करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आज भी निसंदेह और सोचनीय बात है कि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स इसमें लगी हुई है। वर्क पॉपुलेशन की बात करें एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है। परंतु यदि आपके बच्चे एजुकेशन में जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ उनका रुझान है, तो उसमें किस प्रकार का ट्रेंड है और किस सेक्टर में हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ये सारा डाटा आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को इसी प्रकार से पसंद कीजिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।